ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हम करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। लेकिन वर्क के बारे में आप लोगों ने पहले भी काफ़ी सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लेकिन हम तभी वर्क को कह सकते हैं कि कोई काम हो रहा है साइंटिफिकली, क्योंकि ऐसा नहीं कि आ, कोई वेट लिफ्टर किसी वेट को उठा रहा है तो वो तो एफर्ट अपना पूरा लगा रहा है, लेकिन उस समय हमारा साइंटिफिकली क्या कहते हैं हम कि कोई काम नहीं कर रहा। धरती, प्लैनेट्स, स्टार्स जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड अस रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई वर्क डन नहीं, उनका वर्क डन जीरो है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हर किसी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को अपने लिए फाइट करनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, फाइट करनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, और साथ साथ अपने लिए फूड का इंतज़ाम करते हैं। फिर अपने लिए फूड का इंतज़ाम करना मतलब उनका भी वो काम है। तो इस तरह से वो फूड से फिर क्या मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को फिर वो यूज़ करते हैं। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीनों में ही काम करता है, प्लैनेट्स में काम कर रहा है, न्यूक्लियाई में काम कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि अरे उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनर्जी में फिर वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वो क्या है, ये सारा कुछ वर्क हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए कुछ पावर चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर से लड़ने के लिए जाना है, फाइट करने के लिए जाना है, सर्वाइव करने के लिए जाना है, रन करने के लिए जाना है, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाना है, फुटबॉल खेलने के लिए जाना है, अपने क्राफ्ट करने के लिए जाना है, डायरेक्ट करने के लिए जाना है, किसी चीज़ को शूटिंग जाना है, मूवी में जा रहे हैं, तो एनर्जी चाहिए ना बॉडी के लिए, अंदर पावर चाहिए ना बॉडी में। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक साउंड एनर्जी है। तो कई तरह की चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें वर्क, एनर्जी और पावर, इन तीनों का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है वो इसी चीज से स्टार्ट होता है कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, और पावर क्या है, एंड पावर। ठीक है। अब वर्क और एनर्जी एंड पावर के और कुछ चीजें देखी हैं आप लोगों ने, डे टू डे लाइफ में हम लोग इनके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते रहते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, इसका मतलब हार्ट पंप कर रहा है, इसका मतलब हार्ट भी काम कर रहा है। अब हार्ट का वर्क कैसा है, उस और पुल की वजह से ऐसा हो रहा है। अब किसी ने कहा था मुझे आज कि पुश या पुल, इन दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक चीज़ है या कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। कैसे, अब हम बोल रहे हैं कोई वर्क हो रहा है तो वर्क तभी हम कह पाएंगे कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा, पुश या पुल लगेगा, और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो डिस्प्लेस होगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ उसमें कुछ काम हुआ है। और अगर आपने क्या करा, इस दीवार में बहुत देरी से धक्का लगाया, बहुत जोर से धक्का लगाया, लेकिन हुआ क्या, दीवार जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां पर जीरो वर्क डन होना चाहिए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क क्या है, कि वर्क एक तरह से दो फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, वह है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड होगा तो फोर्स होने के लगने की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस करेगा, तो उस लाइन ऑफ एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्क। और हमेशा एक कंडीशन है, एक टेंडेंसी है कि जब भी कोई फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और बॉडी क्या कर रही है, ऐसे डिस्प्लेस कर रही है, तो डिस्प्लेस करते टाइम दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर आपने फोर्स लगाया ऐसे, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस अगर आगे की तरफ हो रही है, तो अगर हम दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो वहां पर फिर कंडीशन बिगड़ जाती है, वहां पर वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क का ये डेफिनेशन लिख लेते हैं जो मैंने कहा कि क्या, वर्क इज डन, ठीक है, लिख लेते हैं, वर्क इज डन, वर्क इज डन, ठीक है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स, when a force displace
when a force displaces a body, when a force displaces a body in its line of application, in its line of application. In its line of application. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बॉडी पे ये ठीक है और इस बॉडी पे आपने क्या करा, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो इस बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों होगा वो क्या कहलाएगा, वर्क। तो फोर्स लगना और फिर बॉडी का डिस्प्लेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड वर्क। साथ साथ एक और कंडीशन आपकी क्या आ सकती है कि दोनों के दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, दोनों का कैसे होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए पहला तो पॉइंट यही हो गया कि वर्क डन, वर्क इज डन जब कोई फोर्स लगेगा और बॉडी डिस्प्लेस करेगी लाइन ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन आप लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम इसको समझेंगे। इतनी हम समझ में आ गया कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, साथ साथ हम लोग इस वर्क को हम देखेंगे तो इसका असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ऑफ वर्क। फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर, लेकिन हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर जूल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट आपका आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा ml2t-2। ठीक है, क्योंकि फोर्स का होता है ml(t-2) और यहाँ पे लेंथ लिया है तो ml2t-2। ठीक है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और जबकि ये वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है या स्केलर प्रोडक्ट आता है तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है। तो ये ध्यान रखना, तो वर्क की स्केलर क्वांटिटी। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क के पास, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वर्क के पास साइन होता है। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है और वर्क जीरो हो सकता है। जब आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम या कोई मैकेनिक्स कोई भी डिवाइस पढ़ेंगे तो उन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है और जीरो वर्क डन भी हो सकता है। तो थर्ड फिफ्थ पॉइंट, वर्क इज नॉट हैविंग, वर्क इज नॉट हैविंग, work is not having direction, but इसके पास क्या होता है, इसके पास साइन होता है। ठीक है, but it has sign। ठीक है, और जब साइन होते हैं तो हम लोग अब इस डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये आपको बन जाता है। क्योंकि जब भी कोई दो डॉट प्रोडक्ट का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स का, तो वो आपका कॉस थीटा आता है। अब यहाँ से जो थीटा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका
थीटा नंबर इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इन सेम, अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के सेम डायरेक्शन से वर्क हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क आपका पॉजिटिव है, ये वर्क आपका पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। नंबर पहले 5 का फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ का सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले पॉइंट का सेकंड पॉइंट, जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे स्प्रिंग का केस, ये वाला केस किसका हो सकता है, इंजन का, इंजन जिस तरफ चलेगा आपका गाड़ी भी उस तरफ चलेगा, जैसे रेल में देखा ना आपने, इंजन पूरे के पूरे डब्बों को खींचता है अपनी तरफ, तो जब इंजन वर्क करेगा तो आपके सारे बॉक्स उसकी तरफ वर्क करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। या फिर कोई कार है वो पुश करती है किसी चीज को, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एंड डी आर ऑपोजिट, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, जब ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो वर्क आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एफ डी कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। cos 180 इज इक्वल टू, समझ में आया थोड़ा सा, तो वर्क के पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन वर्क के पास साइन है, ठीक है। अरे हाँ है ना बोलो भाई, हाँ। बेटा बिल्कुल नोट्स ऐसे बिल्कुल कोटा जैसे, तो आपको क्वेश्चन कोई भी चीज समझने में बिल्कुल आसानी आएगी, कोई चीज ऐसा नहीं है टफ नहीं बनने दूंगा, इजी से इजी कॉन्सेप्ट हम लोग आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, 0, और 0 वर्क डन कब होगा, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, अगर आप फिफ्थ के थर्ड पार्ट में देखो तो इन दोनों के बीच अगर क्या है, परपेंडिकुलर है, थीटा इज 90 डिग्री, तो आपका बन जाएगा एफ एंड डी आर इन परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क इक्वल टू, ये केस कब आएगा आपका, ये केस आएगा जैसे वेट लिफ्टिंग के केस में, और अगर कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड अस रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी प्लेनेट अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, लीनियरली डिस्प्लेसमेंट करेगा प्लेनेट, लेकिन फिर फोर्स कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ, और ये टेंजेंट होता है हमेशा, तो फिर से परपेंडिकुलर, इसका मतलब सारे के सारे प्लेनेट कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है ना कुछ ना कुछ, तो साइंटिफिकली हम लोग ये देखते हैं कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो कितना होता है, ऑलवेज जीरो, तो आप नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो, जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। और एक और फोर्स हम लोगों ने भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, हम लोगों ने सीखा था फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन क्या होता है, इंटेंशन ऑफ मोशन के ठीक अपोजिट, आप जो फोर्स लगाओगे उसके ठीक अपोजिट होगा हमेशा, इसका मतलब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट उधर करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन से, तो इसमें फ्रिक्शन के केस में जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव है, तो आप इस पॉइंट लिख लो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप, अगर आपने नोट नहीं करा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा वर्क डन फ्रिक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या मतलब होता है, हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो वर्क डन उसका नेगेटिव रहेगा हमेशा, ठीक ठीक, 180 बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क की। अब जब वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और फिर डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या होंगे, इन वेक्टर्स के अगर हम कंपोनेंट रखते हैं तो थीटा के टर्म्स में भी आ सकता है, साथ साथ वेरिएबल फोर्स के लिए, तीसरा हमारे पर ग्राफिकल मेथड, ठीक है, तो तीनों मेथड को हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क। हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं वर्क की तो हमारे पास पहले तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और एफ और डी कॉस थीटा को अगर हम क्या कर दें, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसको लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जी कैप एफ जेड के कैप, ये सारे एफ वेक्टर के कंपोनेंट आ गए, और एफ वेक्टर के कंपोनेंट के साथ साथ डी वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं, तो डी वेक्टर को, अच्छा इस डी वेक्टर को कहीं कहीं पे हम एस भी मान सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जी कैप प्लस जेड की कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपके अलग अलग कंपोनेंट के साथ आई जी और के कंपोनेंट के साथ आएगा, तो यहाँ से वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एक्स वाई एफ वाई एंड जेड एफ जेड, ठीक है, ये बन जाएगा। एक तो तरीका ये है वर्क को फाइंड करने का, कैलकुलेशन जो है वर्क की, वो एक तरीका आपका ये है पहला फर्स्ट जो वर्क को कैलकुलेट करने का, ठीक है। आपके पास कोई भी दो वेक्टर दिए हों, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, साथ साथ अगर आपके पास एंगल दिया हो, सेकंड मेथड आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास एंगल दिया हो तो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो एफ डॉट डी का, और आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एफ डी cos theta if theta is given, जब आपके पास थीटा गिवन तो आप फिर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर थीटा गिवन है तो तब इसका यूज करना है, अगर आपके पास वेक्टर गिवन है तो आपको वर्क का ये वाला फॉर्म यूज करना है। जब आपके पास कोई वेरिएबल फोर्स दिया हो, वेरिएबल फोर्स मतलब वेरी कर रहा हो, कैसे, फोर्स एक्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब किसी वेरिएबल फोर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन, तो वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है, फोर्स, ठीक है, इफ फोर्स एक्ट फॉर वेरी स्मॉल, इफ फोर्स एक्ट फॉर वेरी स्मॉल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हम डी एक्स इसको बोलते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स, देन स्मॉल वर्क डन, then small work done, dw is equal to f dx, और इसको
कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हम फिर क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और यहाँ से x1 और x2 इज लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये आपका क्या है कैलकुलस मेथड है इसको। कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस मेथड भी एक टाइप है वर्क की कैलकुलेशन की। एक थर्ड के बाद फोर्थ आपके पास आता है, फोर्थ ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल। अब ग्राफिकल मेथड कैसा? अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, एक तरफ फोर्स है, एक तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और कोई भी कर्व, तो इसका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हम दो क्या मान लेते हैं, दो पोजीशन ले लेते हैं। दोनों पोजीशन में ये हो गया x1, ये हो गया x2। पर इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा इस रीजन को निकालने के लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे एक छोटा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रिप। ठीक है, ये भी कैलकुलस मेथड का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ का यूज कर रहे हो, ग्राफ का यूज कर रहे हो, तो ये जो रीजन आएगा आपका पूरा जो रीजन आएगा, उस रीजन मतलब वो एरिया क्या दिखा रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इधर क्या होगा फोर्स, और इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया आएगा रीजन आएगा, एरिया ऑफ दिस रीजन वो किसको दिखा रहा होगा, एरिया ऑफ द रीजन वो क्या दे रहा होगा, वर्क दे रहा होगा। तो ये भी एक मेथड है आपका कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो ये आपके चार तरह के मेथड है कैलकुलेशन ऑफ वर्क के। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अब हम इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में